नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सरकार से सरोकार में, जहां सरकार से सरोकार में आज बात 1 मार्च को आ रहे शिवराज सरकार के बजट की। शिवराज सरकार 1 मार्च को चुनावी साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 1 मार्च को सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य का बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि जिसमें कई बड़ी योजनाओं और सौगातों की घोषणा की जा सकती है। वहीं बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। चुनाव से पहले आ रहे इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं और चुनावी साल के मद्देनजर ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि इस बार के बजट में क्या खास हो सकता है, इस बार का बजट अन्य बजट से कितना अलग है, इसी को देखने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश का बजट सामने आने वाला है। 1 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 27 फरवरी यानी कि आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और आज राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया, जिसमें रोजगार से लेकर राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का किस प्रकार से मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारियां दी है। लेकिन सबसे खास बात कि सभी को इंतजार है 1 मार्च का, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में अगर शिवराज सरकार की बजट की बात करें तो ये अंतिम बजट होगा और ऐसे में चुनावी साल है, सितंबर में चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर ये बजट काफी खास हो सकता है और गुंजाइश ये भी लगाई जा रही है कि ये जो बजट होगा वो लोक लुभावना बजट हो सकता है। जाहिर सी बात है, चुनाव है तो ऐसे में बजट का लोक लुभावना होना भी जाहिर सी बात होती है। तो मध्य प्रदेश का चुनावी बजट आज 1 मार्च को पेश होगा और ऐसे में देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी तमाम तैयारियां कर ली है विधानसभा सत्र के मद्देनजर। और अगर हम आज की बात करें तो आज 27 फरवरी को राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया, जिसके मद्देनजर पेपरलेस बजट ये होने वाला है, यानी कि टैबलेट के माध्यम से बजट पेश किया जाएगा और तमाम विधायकों और मंत्रियों को भी टैबलेट के माध्यम से ही बजट दिया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साधे हुए। विपक्ष का कहना है कि SC, ST, पिछड़ा वर्ग, गरीब ऐसे तमाम क्षेत्रों से विधायक आते हैं और डिजिटलाइजेशन की जिस प्रकार से बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रोसेस होती है जो कि समझ से परे होता है कुछ विधायकों के लिए। ऐसे में इस प्रकार से पेपरलेस बजट नहीं आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का कहना भी ऐसा ही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर सत्ता पक्ष इस पर क्या कुछ कहता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये बजट 3 लाख करोड़ का हो सकता है, जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी घोषणाओं में कहा था और अपने संबोधन में कहा था। और सभी को इंतजार है कि आखिर मध्य प्रदेश में 2030 के बजट में क्या खास होगा, मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या खास होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसान और उसके साथ में ही अगर हम बात करें मजदूरों, शिवराज सरकार के बजट से प्रदेश की जनता को आस। बजट में इस बार किस वर्ग के लिए क्या होगा खास, चुनावी साल में क्या सौगातों की होगी बौछार, ये तो 1 मार्च को बताएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सबकी नजरें 1 मार्च को आने वाले बजट पर टिकी हुई है। शिवराज सरकार 1 मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करेगी। 1 मार्च को बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त विभाग ने विधानसभा सचिवालय को सूचना दी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे, क्योंकि चुनाव है। ऐसे में ये बजट आम से लेकर खास हर किसी वर्ग के लिए लुभावना हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बजट सत्र कैसा रहेगा। 27 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, यानी कि ये बजट सत्र 1 महीने चलने वाला है। सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण, 28 फरवरी को सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि, उसके साथ ही दूसरे ही दिन प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत होगा। बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। 1 मार्च को विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का ये 14वां विधानसभा सत्र है। अब सवाल ये कि आखिर क्या खास होगा इस बार के बजट में। बजट 2023-24 पेपरलेस होगा। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। स्वरोजगार पर ज्यादा फोकस किया जाएगा।
चुनावी साल होने के कारण पैसे के आवंटन के लिहाज से खास होने के साथ इस बार बजट पेश होने के तरीके और लोगों को उपलब्ध कराने के तरीके के लिए भी खास होने वाला है। वित्त मंत्री पहली बार सदन में बजट भाषण की छपी हुई कॉपी के स्थान पर अपना आईपैड लेकर आएंगे। मंत्रियों और अन्य सभी विधायकों को भी बजट भाषण पढ़ने के लिए आईपैड दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, मीडिया को भी बजट की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में उपलब्ध कराई जाएगी। 2023-24 बजट में किस विभाग पर ज्यादा फोकस? सरकार सामाजिक क्षेत्र के साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्वरोजगार संबंधित योजनाओं के लिए विभागों को पिछले साल से ज्यादा बजट देगी। इसमें SC, ST, OBC के लिए प्रारंभ की गई स्वरोजगार की योजनाएं शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ग्रामीण पथ विक्रेता योजना सहित अन्य योजनाओं को जारी रखने के साथ इसके लक्ष्य में वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के माध्यम से राशन वितरण का काम चुनिंदा परिवहनकर्ताओं के स्थान पर स्थानीय युवाओं को देने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को बजट आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बजट को लेकर बड़ा दावा। एक जमाना होता था, तब अपना बजट होता था केवल 21,000 करोड़ रुपया। हम बढ़ा के ले गए 2,79,000 करोड़ रुपया। इस बार 3 लाख करोड़ के पार ले जाएंगे। पर कैपिटा इनकम थी अपनी केवल 13,000 रुपया, बढ़ के पहुंच गए 1,37,000 रुपया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम के राज्य स्तरीय सम्मेलन में राज्य के बजट को लेकर विस्तार से बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश का बजट केवल 21,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। हम इसे बढ़ाकर 2,79,000 करोड़ रुपए लेकर गए और इस बार हम 3 लाख करोड़ रुपए के पार ले जाएंगे। ये विधेयक होंगे पास। एक माह छुट्टियों को छोड़कर चलने वाले इस बजट सत्र में 5 विभागों के 8 विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इसमें वित्त विभाग के 3, नगरीय विकास एवं आवास के 2, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का एक विधेयक है। इस सत्र में कुल 13 बैठकें होनी है। मध्य प्रदेश में बजट से पहले शिवराज सरकार लगातार कर्ज लेती आ रही है। पिछले 1 महीने में 3 बार में 8,000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद एक बार फिर 28 फरवरी को 3,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ऐसे में सरकार के सिर पर 1 महीने में 11,000 करोड़ का कर्ज होगा, जबकि मध्य प्रदेश पर पहले से ही 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में सवाल यही कि इतना कर्ज होने के बाद इसका बजट पर कितना असर पड़ेगा। बजट में इस बार पेश होने वाला है। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और 1 मार्च से ये बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में सभी को इंतजार है कि आखिर बजट में क्या कुछ खास होगा, किस वर्ग के लिए क्या खास होगा और साथ ही क्या मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जनता को लुभा पाएगी या नहीं। ये तमाम सवाल है जो कि जहन में आते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य सरकार जनता के लिए खास इस बजट में लेकर आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बजट को लेकर और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में अर्थशास्त्री आदित्य मनिया जी जुड़ चुके हैं और उनके साथ ही न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी और सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सबसे पहले मैं सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग जी का रुख करूंगी। अमीन जी, जैसा कि देखा जाए तो विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और आप विधानसभा में मौजूद थे। किस प्रकार की हलचलें नजर आ रही है? नेतागण आपस में किस प्रकार की बजट को लेकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अनुपमा, बहुत महत्वपूर्ण बजट हो जाता है, वो भी चुनावी साल में ये बजट सरकार लेकर आ रही है। इसे चुनावी बजट ही कहा जाएगा और जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज सुबह भी कहा कि तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होगा, यानी कि जितना हम पर कर्ज है, मध्य प्रदेश पे जितना कर्ज है लगभग उतना ही बजट सरकार लेकर आ रही है। तकरीबन 3.25 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होगा और 1 तारीख को ये बजट पेश किया जाएगा और सबसे
खास बिंदु जिसका जिक्र हमने हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो है पहली बार जो होगा कि ई बजट जो है वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी और सरकार तो उत्साहित है ही, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो अभी भी जो है लैपटॉप नहीं चलाना जानते हैं, जो उतना निपुण नहीं है जो है इस तरीके के प्रोसेस में, तो ये नहीं होना चाहिए। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तानाशाही है सरकार की, और सरकार जो है पेपरलेस बजट लेकर आ रही है, उसको पुरानी परंपराओं के हिसाब से बजट लेकर आना चाहिए। तो ओवरऑल विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का ये आखिरी पूर्ण बजट चुनाव से पहले आ रहा है, क्योंकि नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है। इसके बाद जो भी बजट सेशन होगा, माफ कीजिएगा, जो भी सेशन होगा इसके बाद, उसमें अगर सरकार को कोई लेकर आती है तो वो अनुपूरक बजट के तौर पर लेकर आया जाएगा। अगर ओवरऑल बात कर ली जाए इस बजट में क्या होने वाला है, तो जानकार बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस सरकार का अनुपमा महिलाओं पर रहने वाला है। हमने देखा पिछले दिनों लाडली बहना योजना जो है वो शुरू की गई, और उस योजना के जरिए जो है महिलाओं को टच करने की, महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा की गई है। तो जो ये बजट आएगा इसमें महिलाओं के लिए सरकार जो है बड़ा पैकेज जो है वो लेकर आएगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सरकार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये महिला हो या फिर जो नौजवान युवा हों, ये कहीं ना कहीं बड़े तौर पर बीजेपी इनको इसलिए भी कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि ये अगर वोट बीजेपी के पक्ष में करेंगे तो फिर बीजेपी की नैया पार हो जाएगी। ऐसे में बजट पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो महिलाओं पर और युवाओं पर रहेगा। इसके अलावा भी कई बजट इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, और सरकार की कोशिश यही है, बीजेपी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वो काम जल्द पूरे हो जाएं, उनका लोकार्पण उनके कर दिए जाएं। और इसीलिए जो है कोशिश सरकार की यही है कि जल्द से जल्द जो है अच्छा खासा बजट जो है उनको मिले, काम में कोई जो है बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके जरिए जो है चुनाव में गेन करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और अब देखना होगा कि जब वित्त मंत्री बजट सदन में पेश करेंगे तो और भी क्या क्या उनके पिटारे से निकल कर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की राज्य सरकार के पिटारे में से क्या कुछ खास निकलने वाला है इस बार के बजट में। हमारे साथ में अर्थशास्त्री आदित्य जी भी मौजूद हैं। आदित्य जी, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अगर देखा जाए कि इस बार अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपके हिसाब से कौन कौन सेक्टर्स पे फोकस किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो रेवेन्यू मॉडल सुधरना जी। दूसरा, वर्तमान समय में जो देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा आवश्यक बात है तो रोजगार की। एक तो रोजगार मिले जी, दूसरा हमारे मध्यम और लघु उद्योग है, जब रोजगार का सबसे ज्यादा सृजन होता है उनको सरकार किसी ना किसी इंसेंटिव स्कीम में जोड़े, क्योंकि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे ये उद्योग जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पूरे नहीं। लॉजिस्टिक सिस्टम की बात करें, लगातार पेट्रोल डीजल के भाव अभी भी उच्च स्तर पर बने हुए हैं, वो नीचे नहीं आए, तो उनके लिए लागत अभी भी महंगी पड़ रही है। तीसरी बात हम ये देखें कि विदेशी निवेश के लिए या अप्रवासी निवेश के लिए जो हाल ही में सरकार ने सम्मेलन किए थे, एक उनके लिए इस बजट में नया डिपार्टमेंट बनाया जाए, और वही डिपार्टमेंट जब तक के अगले 1-2 साल में उनकी इंडस्ट्री चालू नहीं होती तब तक सरकार उनको हर प्रकार की सहायता करे, क्योंकि उनसे हमारे प्रदेश में रोजगार मिलेगा। तीसरी बात, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है जी। नर्सिंग स्टाफ के लिए की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, तो सरकार को ग्रामीण अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष इंसेंटिव देकर उन लोगों के अपॉइंटमेंट करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछली बार एक पेपर जरा सा लीक हुआ तो कैंसिल हो गया, लेकिन सरकार के पास लगातार दरकार है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, केंद्र सरकार ने पीजी की सीट्स बढ़ा दी, ठीक है। अब तीसरा स्टेज जो आता है वो नर्सिंग का है, तो पिछले केंद्रीय बजट में नर्सिंग कॉलेज के लिए उन्होंने आवंटन किया। सरकार से चाहते हैं कि राज्य स्तर पर नौकरियों का सृजन करें जिससे काम हो। तीसरी, प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है जी, काफी लंबे समय से डिमांड की जा रही है नौकरियों की, वहाँ नौकरी दें जिससे प्रदेश में जो अव्यवस्था फैली हुई है उस पर जोर आए। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश में आने वाले समय में जो भविष्यवाणी हुई है कि इस बार सूखे की उम्मीद ज्यादा है
पानी की वर्षा कम है तो सरकार को अभी से इस पर कमर कस लेना चाहिए। स्टॉप डैम सरकार विशेष इंसेंटिव दे, स्टॉप डैम दे, केंद्र सरकार दे, मिलकर घर घर जल, घर घर नल की व्यवस्था पूरी होना चाहिए जी। चौथी बात, सरकार के कुछ टैक्सेस में अब तो सरकार के पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि जो नगर निगम के जो अभी ग्रीन बॉन्ड निकले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जो उनका लिस्टिंग कराई थी, तो मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर चुनाव के पहले 5-6 नगर पालिका निगम अपने ग्रीन बॉन्ड निकाले। तो मेरा निवेदन ये है कि उन ग्रीन बॉन्ड पर मूल रकम की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार ले। तीसरी बात, सोलर एनर्जी के लिए सरकार को इस बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश की कुछ शहर जो छोटे शहर हैं, अभी जैसे सांची की बात चल रही है या दूसरी बात चल रही है, इनको पूरा सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देना चाहिए और शहरों में जो सोलर प्लांट लगाते हैं, जो सोलर पैनल लगते हैं ऊपर, उन पर विशेष इंसेंटिव है। तो मैं समझता हूँ ये बजट उनके लिए जो चुनावी सौगात लेकर आया है। सरकार को स्टेट के चुनाव भी देखने, 2024 में केंद्र के चुनाव देखने, इन चुनावी बजट का उसके ऊपर रंग रोगन तो होगा ही होगा, लेकिन वास्तविक रूप से सरकार को चाहिए कि चुनाव में पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक और इस चुनाव से लेके अगले 1 साल तक मॉनिटरिंग करें कि जिससे उन चीजों का क्रियान्वयन, ब्यूरोक्रेसी को निश्चित रूप से उनको सटीक सलाह देकर कि इन चीज का पूरा काम शुरू होना चाहिए। तो आदित्य जी, आपका कहना है कि स्वरोजगार, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी पर फोकस किया जाना चाहिए। मैं पंकज दीक्षित जी का रुख करूंगी। पंकज जी, 2023 का चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में क्या कुछ खास होगा कि माना जा सके कि ये लोक लुभावना बजट हो? देखिए, ये बजट जो है इस तरह से खास है क्योंकि इस बार चुनाव है और इस बार की सरकार का ये अंतिम बजट है। इस बजट को लेकर जहां सरकार ये चाहती है कि ये चाहेगी कि वो इस तरह की योजनाएं सामने आए जिससे उसको सीधे चुनाव में लाभ हो, आम जनता सीधे लाभान्वित हो, और खासकर वो वर्ग जिसका वोट बैंक ज्यादा है, यानी युवा पर ज्यादा फोकस होगा और जो वृद्ध हैं उन पर ज्यादा फोकस होगा, महिलाओं पर ज्यादा फोकस होगा। तो ये बजट बहुत खास सरकार के लिए है और निश्चित रूप से वो खास बनाना भी चाहेगी। और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं कि एक वक्त ये था कि 21,000 करोड़ का बजट हुआ करता था और अब 3 लाख करोड़ का बजट होने जा रहा है, तो कई तरह से बहुत खास है। लेकिन एक और बात ये है कि जहां सरकार ये चाहेगी कि इस पर वो सब योजनाएं लागू हों, वो सब स्कीम जो है वो सामने लेकर आए, लोगों को लाभान्वित करे जो उसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव में लाभप्रद हो, वहीं विपक्ष भी बैठा हुआ ये कहने के लिए कि क्योंकि सरकार जो है उसका पूरा लाभ लेना चाहेगी, तो विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। उसके विधायक की दल की बैठक भी हो गई है और उसमें उसने तय किया है कि इस बजट में जो जो लोक लुभावनी बातें होंगी या ऐसी बातें होंगी जो सीधे आम जनता को वोट बैंक के जरिए उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी, वो उस पर जो है अटैक करेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे और उस पर सवाल उठाएंगे। जी, तो मिलाकर पंकज जी, चुनावी बजट माना जा सकता है? चुनावी बजट है, निश्चित रूप चुनावी बजट है और सरकार बहुत खुलकर देखिए कोशिश करेगी कि वो उस बजट को बहुत लाभान्वित आम जनता के लाभ के लिए बनाए। लेकिन इतना तय है कि बड़ा भार भी इस वक्त सरकार पर है क्योंकि 3 लाख करोड़ का कर्ज वो से दबी हुई है और बहुत जल्दी जो है वो 3,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है जी। तो इतने ज्यादा कर्ज के बाद में इस बजट में ये बता पाना, लाभ की योजनाएं ले पाना जो बहुत ज्यादा निश्चित रूप से करोड़ों रुपए की योजनाएं होंगी, इतना पैसा कहां से आएगा, इस पर विपक्ष सवाल खड़ा करेगा। तो बहुत ही दुविधापूर्ण भी सरकार की स्थिति निश्चित रूप से रही है। लेकिन वित्त मंत्री जो जगदीश देवड़ा है उन्होंने ऐसा पता लगाया कि बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में और लंबे समय बहुत लंबा समय लिया है इस बजट को बनाने में। तो जो बजट 1 मार्च को होने जा रहा है उसकी आम जनता पर भी देखिए बहुत खास नजर है क्योंकि उसे पता है कि इस बजट में उसके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। खासतौर पर जो कर्मचारी हैं वो बहुत आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, जो पेंशनर्स हैं
पंकज जी, मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में आदित्य जी भी है तो उनका रुख कर लेती हूँ। जैसे कि पंकज जी ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज तले दबी हुई है। अगर बात करें तो वाकई में एक महीने में कई बार राज्य सरकार ने कर्ज लिया है और फिलहाल में एक महीने में 11,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और अभी आगे भी लेने वाली है। तो एक अतिरिक्त कर्ज आने वाला है, कहीं ना कहीं इस पर राज्य सरकार के बजट पर भी असर पड़ देगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट होगा और एक तरफ देखा जाए तो 11,000 करोड़ के कर्ज तले दबी है, इसे कैसे राज्य सरकार व्यवस्थित कर पाएगी? देखिए, मैंने अपने शुरुआत में कहा कि सरकार को अपना रेवेन्यू मॉडल सुधारना होगा जी। चुनावी साल है, इसलिए कर्ज लिया जाए, कर्ज लेकर घी पिया जाए, ये तो सभी सरकारें करती हैं। तारीफ तो जब है जब सरकार अपने रेवेन्यू मॉडल पर जो घाटे से लाभ का बजट छोड़े जी। मैं समझता हूँ इस बार ऐसा नामुमकिन है। पहली बार होगा जब चुनावी बजट में सरकार किस तरीके से ये पेश करेगी कि हम जो लगातार कर्ज ले रहे हैं इसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, लेकिन खर्च करने के साथ साथ हम इस रेवेन्यू, इस पैसे को चुकाएंगे कैसे। बिल्कुल। अभी सरकार के पास कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि किसी भी प्रकार का टैक्स बढ़ा दे। आपने देखा होगा कि केंद्र के बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी टैक्स स्लैब पर छूट दी है। उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जीएसटी में कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन हमारे प्रदेश को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नए उद्योगों की, लघु मध्यम उद्योगों की। सरकार से मिलकर, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, सरकार से मिलकर केंद्र से अलग से स्पेशल तौर पर अपना बजट लें और वो इस चुनाव से पहले जनता को दें। मैं समझता हूँ तभी इनका कल्याण होना स्वाभाविक है। अदरवाइज विपक्ष सामने बैठा हुआ है। लेकिन किसी भी फाइनेंशियल देखा जाए तो स्वरोजगार पर भी फोकस कर रही है राज्य सरकार। हाल ही में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और कई सारे स्वरोजगार को लेकर कई सारी योजनाएं भी लागू की गई है। तो सरकार कहीं ना कहीं तो एक फोकस कर रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हम सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से परिपक्व बनाए कि वो लोगों को रोजगार दें। तो इस मुहिम पर तो सरकार चल रही है। निश्चित तौर पर जी। अभी सरकार के पास जो उपक्रम है उनमें सरकार को पीपी मॉडल अपनाना चाहिए जी। वहाँ से रोजगार का सृजन होता है। जहाँ तक स्वरोजगार की बात है, आपने इंदौर की बात कही, मैं इंदौर में गया था अप्रवासी सम्मेलन में और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में। तो जितने भी MOU साइन होते हैं उनका क्रियान्वयन की जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत धीमी है जी। अभी भी सरकार को चाहिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि सरकार जो विदेशी निवेश है, अप्रवासी निवेश है, उस पर सरकार का बड़ा जोर होना चाहिए। हमारे प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे खनिज स्थान है, कई ऐसे जहाँ खाद्यान्न उत्पादन होता है और जिसकी देश में जरूरत है, उन जगह पर सरकार को फूड प्रोसेसिंग उद्योग लाना चाहिए। जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है वहाँ उनको लेके आना चाहिए और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, उनमें उनको भी तो देखें। क्योंकि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास सरकारी कर्मचारी एकमात्र रेवेन्यू का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल है जी। तो सरकार को ये देखनी चाहिए कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में दरअसल नौकरी कोई नहीं करना चाहता, हर आदमी शहरी क्षेत्र। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग। अभी इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हाउसिंग सेक्टर, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है जी। तो ये अगर चीजें देख ले, माननीय वित्त मंत्री जी इस काम में उनकी मेहनत हासिल है पिछले बार। और सरकार को केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र के चुनाव ही 2024 में, तो सरकार को केंद्र से ज्यादा बजट उनकी योजनाओं से मिलती जुली योजनाएं बनाए और पेश करे, सरकार से लेकर आम जनता को उनका फायदा मिले। मैं अमीन जी का रुख कर लेती हूँ। अमीन जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो लगातार हलचल भी तेज हो गई है बजट को लेकर और सबसे बड़ा सवाल यही कि जो पेपरलेस बजट पेश होने वाला है उससे तो कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, लेकिन विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने का ये साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे सदस्य हैं जो समझते नहीं है, अभी भी लैपटॉप चलाना उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं जी। और वो जो है पुरानी परंपराओं के साथ भी बजट को पेश किया जाना चाहिए। यानी कि जो पेपर होता है, जो बजट की कॉपी होती है, वो उनको जो है प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इसको लेकर जो है विपक्ष विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष में आज सुबह ही जब वो विधानसभा पहुंचे थे, सेशन शुरू होने से पहले उन्होंने विरोध जता दिया था कि सरकार जो है तानाशाही कर रही है। ओवरऑल चूंकि देखिए, बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चुनावी बजट तो ये है ही,
सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस बजट में सरकार को वो सब कुछ करना है जो चुनाव के लिए उसमें उसको फायदा पहुंचाएगा, और वो बजट हमको इस पर देखने को मिलेगा जी। लेकिन आप समझिए कि मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। कोविड का जो वर्ष गुजरा, कोविड के वर्ष के बाद हालात और भी खराब हुआ। एक वो दौर था कि जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के लाले पड़ गए थे, हालांकि सरकार ने उसको पूरी तरीके से मैनेज किया। पिछले एक महीने में देखा जाए तो तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। हालांकि जब तत्कालीन वित्त मंत्री थे जयंत मलैया, हमारी उनसे बातचीत भी होती थी, उस दौर में ऐसी स्थिति आ गई थी कर्जे की कि ओवरड्राफ्ट की स्थितियां बन गई थी, और उसके बाद ये लग रहा था कि जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद स्थितियां सुधरी। अब जो सरकार कर्ज ले रही है, हालांकि जो सरकारों का नियम है कि सरकार एक सीमित जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है कर्ज ले सकती है, जो उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका 4% जो है वो लोन ले सकती है। हालांकि बाद में फिर उसके प्रावधान को और बढ़ाया गया, और सरकार का चूंकि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो केंद्र सरकार ने लोन लेने की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया। लेकिन मुसीबत ये है कि जितना बजट इस बार पेश किया जा रहा है उतना ही कर्जा है, कर्जा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी का जवाब ले लेते हैं हम आदित्य जी से। अमित जी मैं आपका रुख करूंगी। देखा जाए तो जैसे कि अगर अमित जी ने कहा कि कर्ज के तले लगातार अगर देखा जाए तो 11,000 करोड़ का कर्ज है, ऊपर से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश होने वाला है, ये माना जा रहा है। हाल ही में अगर देखा जाए तो जीएसटीपी में 19.74% की लास्ट अगर 2021-22 की बात करें तो उसमें वृद्धि हुई थी। ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, और ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंकड़े भी बताए थे। तो क्या आपको इस बार लगता है, क्योंकि कर्ज ज्यादा लिया है और बजट में जो करोड़ों का प्रावधान भी किया गया है, तो क्या आपको ऐसा में लगता है कि जो ग्रोथ रेट है वो मध्य प्रदेश की बढ़ेगी? निश्चित तौर पर जी मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट इसलिए बढ़ेगी कि हमारे पास कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनसे हमारी रेवेन्यू अधिक आ रही है। लेकिन जहाँ तक कर्ज का सवाल है, ये निश्चित तौर पर सरकार के पास अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सहायता की बहुत जरूरत है, और सरकार लगातार सहायता कर रही है जी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ सरकार भंडारण की क्षमता भी बढ़ाए जी। हमारे पास बहुत सारे वेयर हाउस हैं। खाद्यान्न इस बार अगर मौसम अनुकूल रहा तो गेहूं की बम्पर पैदावार होगी। सरकार को इस बजट में मोटे अनाज के उत्पादन पर भी जोर देना चाहिए, और मैं कहता हूँ उनकी एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे गेहूं के अलावा प्रदेश में जो मोटा अनाज हो अगर वो पैदा होता है तो आज हिंदुस्तान के अधिक दूसरे देशों में भी उसकी बात है। तो सरकार को इन 2-3 जगहों से रेवेन्यू आने की, सरकार ने अभी अपनी नई आबकारी नीति बनाई है। सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिलता है शराब पर, सरकार को पेट्रोल से रेवेन्यू मिलता है, लेकिन जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, जनता की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अभी इस आबकारी नीति में जो उन्होंने कहा उसका अच्छा स्वागत हुआ है। परंतु अभी भी देखा जा रहा है कि सरकार के पास से जो शराब के टैक्सेस आ रहे हैं उसमें 2 नंबर की शराब का ज्यादा काम हो रहा है, जिससे टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। तो सरकार उस जगह पर जोर दे, तो वहां से जो टैक्स लॉसेस हो रहे हैं उन टैक्सेस का लीकेज रोका जाके वो करे। मैं आपका शराब नीति का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जहां जहां से पैसा मिलना चाहिए, जहां से पैसा लीकेज हो रहा है, सरकार वहां से रेवेन्यू मैनेजमेंट सही करे। तो आपका कहने का मतलब है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट करके जो कर्ज लिया जा रहा है उसे चुकाया जा सके। निश्चित तौर पर। पंकज जी मैं आपका रुख करूंगी, क्या इस आने वाले बजट से हम गौरवशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली मध्य प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि जब सरकार आती है उसका जो पहला बजट होता है वो पंचवर्षीय योजना का बजट होता है। उसमें उम्मीदें दिखाई जाती हैं, बताया जाता है कि 5 साल में हम प्रदेश में विकास करेंगे। लेकिन चूंकि जब कोई अंतिम बजट होता है, और ये बजट जो अंतिम बजट है, इसमें आम जनता को सीधे आपको बताना होगा कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं। 2 चीजें हैं, तो एक जो आपने वादे किए थे वो आपको दिखाना है कि वो आपने पूरे किए हैं, और हम ये सीधे आपको करने वाले हैं। और आम जनता भी इस वक्त कोई घुमाव फिराव बात में जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी। वो चाहेगी कि सीधे उसे लाभ दिया जाए, उसे महंगाई में लाभ दिया जाए। यदि पेट्रोल महंगा है तो उससे राहत हो, घरेलू गैस यदि महंगी है तो उसमें राहत हो, सब्जियां महंगी हुई हैं तो वो चाहे आम जनता सीधे एक्सपेक्ट करेगी। तो सरकार भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि इस बार जो भी होगा इस बजट में उससे सीधे तौर पर आम जनता को लाभान्वित करना होगा। तो ये गौरवान्वित करने वाला होगा या नहीं, निश्चित रूप से गौरवपूर्ण होगा या नहीं, ये निश्चित रूप से 1 तारीख को पता लगेगा। और इसका रिस्पॉन्स जो है, इसका रिफ्लेक्शन आम जनता की जो
जी बजट है जी ये वाकई बहुत आशान्वित होने वाला है, क्योंकि आम जनता को सीधे लाभान्वित किए जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए पंकज जी, तो महंगाई से राहत की उम्मीद इस बार मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 1 मार्च को जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करते हैं तो इसमें क्या खास होता है आम जनता के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 1 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयार है, लोक लुभावना बजट बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहीं पर विपक्ष भी निशाना साधेंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर 1 मार्च को मध्य प्रदेश की जनता को इस बजट में क्या खास मिलने वाला है। सरकार से सरोकार की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार।